नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और हमारे साथ सुकेश रंजन। बिहार की राजनीति से दो बड़ी खबरें आज की तारीख में जो आ रही हैं, उसमें एक तो चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग ने कह दिया है 65 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उनको हम बिहार चुनाव के साथ करवा लेंगे। एक लोकसभा सीट भी है बिहार से, उसे भी बिहार चुनाव के साथ करवा दिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया 29 नवंबर से पहले खत्म हो जाएगी। मतलब वो सारी अटकलें जो कह रही थी कि चुनाव समय पर नहीं होंगे बिहार में, वो धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं। बिहार में चुनाव समय से होंगे, हमारी पहली खबर। लेकिन हमारी जो दूसरी खबर है वो आपका ध्यान ज्यादा खींचेगी। आज सुबह सुबह आपने देखा होगा बिहार के तमाम अखबारों में लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी इश्तेहार से पटा पड़ा पहला पन्ना। अखबार कोई भी हो, लेकिन एक तस्वीर और एक विज्ञापन, और उस विज्ञापन पर वो चेहरा चिराग पासवान का, रामविलास पासवान का छोटा चेहरा, और बाकी के तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के नेता। क्या कहते हैं ये इश्तेहार? और यहां आपको ये भी हम बताते चले कि ये इश्तेहार केवल बिहार में नहीं और बिहार के अखबारों में नहीं, दिल्ली एनसीआर के तमाम अखबारों में छापे गए हैं और महाराष्ट्र के भी तमाम अखबारों में छापे गए हैं। ये ज्योग्राफी जो चुना गया सुकेश, बिहार, दिल्ली और उसके बाद मुंबई, ये क्या था? नहीं, उस नारे में आपने देखा होगा लिखा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो एक युवा बिहारी बिहार के लिए कुछ सपने बुनता है, देखता है, और वो बिहार को नए बिहार में तब्दील करना चाहता है। वो पहले ये कह चुका है कि 15 सालों में जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। किससे नहीं हुई? जिनके साथ वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तरीके से ये खुला ऐलान होता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम इसके पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये आपका बैगेज है बीजेपी को, कि आप इनके साथ आए हैं, आप इनको लेकर आए हैं, इनके साथ यहां हमारा गठबंधन नहीं है। और शायद उनकी काट के लिए ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो मांझी को लेकर आ गए। तो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये इश्तिहार इस बात की पुष्टि करता है, तस्दीक करता है कि कुछ नया करने की कोशिश है, कुछ नया करने का इरादा है, और कुछ ना हो तो एक ऐसा दबाव बनाने की कोशिश है कि जिसमें बकल डाउन करे जो भी प्रेशर में आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्रायोजित है? ये एक पहला बड़ा ऑब्वियस सा सवाल होता है कि जब आप गठबंधन में हो, जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, नेताओं को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद आप इश्तेहार आप बड़ा बड़ा देते हैं, तो उससे एक ये साफ साफ अर्थ निकलता है। आपने एक दिन खबर बताई थी कि 119 उम्मीदवारों को उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो ये भी वो कर चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में कोई नई खिचड़ी पक रही है क्या? ये प्रायोजित किसके द्वारा? जाहिर तौर पे ये सवाल आएगा कि क्या बीजेपी ने खुला हैंड दे रखा है उनको? क्या बीजेपी ने, जैसे उन्होंने मांझी को अपनी तरफ से जोड़ लिया, तो अपनी पुराने घटक को अपने साथ लेकर क्या वो जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो ये खेल दोनों तरफ से चल रहा है, और दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे और जेडीयू क्षेत्रीय स्तर पर, बिहार के स्तर पे बड़ी पार्टी है जिसके चेहरा होने वाले हैं नीतीश कुमार, जिसको घोषित किया जा चुका है कि वो एनडीए के उम्मीदवार होंगे। तो क्या कुछ नया पक रहा है? क्या कुछ ऐसा दिमाग में है कि उस ब्रिंक तक ले जाया जाए जहां नीतीश कुमार को यह कहना पड़े कि हम इक्वल पार्टनर हैं, जहां नीतीश कुमार को यह कहना पड़े कि आप जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उस तरीके से बैठ के बातचीत हो जाए? तो ये दोनों तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने एक्ट किया है और जिस तरीके से चिराग पासवान एक्ट कर रहे हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये अपने आप हो रहा है या कहीं से इसको पुश मिल रहा है, इशारा मिल रहा है? बहुत अहम बात है कि क्या ये प्रायोजित है, और सुकेश कह रहे हैं ये देखना पड़ेगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। चिराग पासवान जो कर रहे हैं, क्या वो अपने आप में आज केवल इश्तेहार नहीं था, वो क्या ऐलान जंग था जो लगातार चिराग पासवान अपनी तरफ से ऐलान करते आए नीतीश सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ? क्या आज उस पर उन्होंने एक विराम लगा दिया? क्या उन्होंने तय कर दिया? जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उससे भी आपको अवगत हम कराते चले सुकेश,
जो जानकारियां मिल रही हैं लोक जनशक्ति पार्टी सूत्रों से, उनका यह कहना है कि वो जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जितने सवाल उठाए गए हैं वो 15 सालों के कार्यकाल का नतीजा है। 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को पीछे किया है और ये कतई नहीं हो सकता है कि उनके साथ उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और हम चुनाव लड़े, क्योंकि हम खुद से झूठे हो जाएंगे। तो ऐसे भी क्या होने जा रहा है? क्या ऐसे में कोई नई बात कही जा रही है इन इश्तेहारों के जरिए? और वो नई बात यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड को इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ेगा? और फिलहाल हमारा जवाब हाँ में है। हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पूरी संभावना जताई जा रही है इस बार जनता दल यूनाइटेड के सामने लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी रहेगी, यानी कि एनडीए में बहुत बड़ी टूट की बात सामने आ रही है। खुद सुकेश भी ये कह रहे हैं कि कोई नई खिचड़ी पक रही है। और हमारी जो जानकारी है वो ये कह रही है कि जनता दल यूनाइटेड के सामने लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, सामने टक्कर दे सकते हैं। अभी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है सुकेश, लेकिन ये जो प्रायोजित अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फायदा क्या होगा, क्योंकि एनडीए मतों का विभाजन हो जाएगा। यही सवाल है ना कि बीजेपी क्या करेगी। देखिए, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, क्या ये अपने दम पे कर रहे हैं? क्या ये यूपीए रिपीट करना चाहते हैं कि अब यूपीए के कार्यकाल में केंद्र में मंत्री हैं और वहां लालू यादव से आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? विल इट बी रिपीटेड? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो उनके एलाई हैं, एक बड़े एलाई हैं जिनके 16 सांसद हैं, राज्यसभा में भी सांसद हैं, क्या उसको हाशिए पे डाल देगी बीजेपी? उनको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। क्या बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि हम पासवान के साथ तो रहेंगे लेकिन जेडीयू से अपने संबंध खराब कर लेंगे? क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? मेरी जानकारी में अभी तक इस लेवल पे कोई बात नहीं गई है। सीटों पे चर्चा शुरू हो गई है। सीटों पे ये कहा जा रहा है, कुछ नेता ये बात कह रहे हैं कि जेडीयू अगर नहीं देगी तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, लेकिन ये सीट तो हम लड़ेंगे, आप तैयारी करिए। सुकेश के भारतीय जनता पार्टी को अब चुनना पड़ेगा। क्या ये पूरा सिचुएशन, राजनीतिक परिदृश्य बिहार का एनडीए के भीतर इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां भारतीय जनता पार्टी हैज टू मेक अ चॉइस, एलजेपी या जेडीयू? क्या इस तरह की स्थिति आ चुका है? मुझे लगता नहीं है। देखिए, मैं बीजेपी को थोड़ा समझता हूं और कुछ दिनों से कुछ सालों से जो मैंने बीजेपी की कार्यप्रणाली देखी है, तो एक बार जब अध्यक्ष ये बात कह देता है कि हम गठबंधन में हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, तो उससे पीछे हटना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ के स्थानीय नेताओं से बात करें तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नीतीश कुमार के काम से तो खुश नहीं है। मैंने ये बात बताई थी आपको, जब सांसदों के साथ बैठक हुई थी तो बहुत लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बोला। उन्होंने ये कहा कि हमारा काम यहाँ नहीं होता, हमारे कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता। नीतीश कुमार सेंट्रलाइज्ड पावर में यकीन रखते हैं और इसलिए शायद जो अपेक्षाएं हैं बीजेपी नेताओं की वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है राज्य में भी और केंद्र में भी जो नीतीश कुमार से गठबंधन वहाँ की मजबूरी समझता है। वो समझता है कि बिहार में अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 2-4 दिन के भीतर की बात है, सुशील मोदी ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि कोलिशन पॉलिटिक्स यहाँ की हकीकत है, यहाँ अपने दम पे सरकार नहीं बन सकती। और हमने सालों दशकों से देखा है कि लालू यादव भी अपने दम पे अपने हे डेज में भी सत्ता में नहीं थे, नीतीश कुमार भी अपने दम पे सत्ता में नहीं है, तो एक कोलिशन की जरूरत होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर इस ब्रिंक तक बात जाती है कि आपको पासवान को या तो कहना पड़ेगा कि आपको मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ेगा, अगर नीतीश कुमार मजबूत है, वो पुश करेंगे कि आपको अगर यहां मिलकर चुनाव नहीं लड़ना है तो आप केंद्र की सत्ता से बाहर आए और राज्य में अकेले चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी एलजेपी की तब से सहयोगी है जब जेडीयू सहयोगी नहीं थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने वालों में शुरुआती नेताओं में से रामविलास पासवान थे। उसके बाद फिर जेडीयू, जो कि अलग हो गई थी, वो शामिल होती है। आज तक जितने भी बयान लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा दिए गए, उनमें से एक भी ऐसा बयान नहीं आया जो प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। Will that suffice? तो ऐसे में Is that sufficient? अब यही इससे बात बनती है राजनीतिक धरातल पे। भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को दरकिनार कहते हुए जनता दल यूनाइटेड की तरफदारी के लिए एलजेपी को कहेगी कि देखिए, आपने बहुत बयान दे दिया जेडीयू के खिलाफ, अब आप या तो चुप हो जाइए नहीं तो बाहर जाइए, और ये इश्तेहार निकाल करके आपने तो बस
आखिर ही कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहेगी? नहीं, इश्तेहार निकालने पे भले ना कहे, इश्तेहार निकालने पे दबाव बनता है जेडीयू पे। इश्तेहार की लाइनें आप देख लीजिए, लाइनें क्या है। मैंने लिखा है, आओ बिना बनाए नया बिहार, मतलब जो बिहार नीतीश कुमार ने बनाया है। देखिए, नया बिहार नीतीश कुमार का भी था, नया बिहार नीतीश कुमार, आपको याद होगा। आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार चले युवा बिहार के साथ। मतलब वो खुद अपने आप को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार मानते हैं। गठबंधन में ऑलरेडी एक चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है, नीतीश कुमार उनका नाम है, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया है, आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार चले युवा बिहार के साथ। अब ये तो अपने आप में तय कर देता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को कतई मानने की नहीं, ये अपने आप में ये भी तय कर देता है कि वो खुद को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बता रहे हैं। बीजेपी को ये कतई मान्य नहीं होगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी को वहां अभी तक जिनकी सबसे बड़ी संख्या 29 की रही हो, वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर ले इश्तेहार में, और इसलिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो उसके साथ अलायंस में है वो इस बात के लिए उनको डांट लगाए, फटकार लगाए, ये मुझे नहीं लगता। देखिए, राजनीति में, और चूंकि बिहार की राजनीति में बहुत दशकों से सक्रिय है रामविलास पासवान, तो वो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद अब बात क्या होगी? इसके बाद जो सीटों की बात हो रही है, क्या सम्मानजनक समझौता होगा? क्या नीतीश कुमार की अगुवाई स्वीकार करेंगे रामविलास पासवान? अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी सूरत में, तब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को चुनना पड़ेगा। और ऐसे जब चुनना पड़ता है, तो आपने कहा कि बहुत लॉयल्टी रही है, वो पहले से जेडीयू के पहले से एलआई हैं, तो जेडीयू कह सकती है हम तो दशकों से एलआई हैं, हम तो 95 में जुड़े थे, 95 में हमारा नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषित कर दिया था कि नीतीश कुमार बीजेपी के किसी भी नेता, स्थानीय नेता से संपर्क किए, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम अपनी तरफ से यूनिलैटरली घोषित कर दिया था कि नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री होंगे, हमारी तरफ से वो उम्मीदवार हैं। तो वो पुराने हमारे सहयोगी हैं। देखिए, राजनीति में उस वक्त किसकी क्या औकात है, उस पे सब कुछ तय होता है। नहीं तो शिवसेना और बीजेपी कभी अलग अलग नहीं होते। शिवसेना और बीजेपी तो नेचुरल एलाई है। चुनाव के बाद हुआ था महाराष्ट्र में, यहां तो चुनाव के पहले ही तस्वीर जो है बिल्कुल साफ हो जा रही है। अब आपको देखिए, एक और जानकारी हम दें, 7 तारीख को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बाकायदा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। नीतीश कुमार लाइव जाएंगे और जो कहा जाता है कि ई रैली शुरू होगी, भाषण दिया जाएगा, उसके लिए ऐप वगैरह बनाया गया है और विधिवत प्रचार की शुरुआत 7 तारीख से की जा रही है। अब देखिए, 7 तारीख को ही लोक जनशक्ति पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने भी अपनी बैठक बुलाई है, अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। अब एनडीए के जैसे 2 दल हैं, एक दल अपनी प्रचार कार्यक्रम को शुरुआत करता है, जाहिर है वो उम्मीद करता है कि वो समर्थन उसे मिलेगा, लेकिन नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने भी बैठक का ऐलान कर दिया है। ये तो एकदम खुला चुनौती है कि आप एक तरफ करें कार्यक्रम तो हम भी अपनी कार्यक्रम करेंगे। 7 तारीख को दोनों की बैठकें होती हैं, दोनों उस दिन तय करेंगे कि चुनाव में हमें क्या करना है। नहीं, जो आप जिस रैली की बात कर रहे हैं 7 तारीख को, वो पहली रैली है, ई रैली है नीतीश कुमार की, वो जेडीयू की रैली है, उसमें बीजेपी शामिल नहीं हो रही है। हम इसको इस तरीके से रीड शायद खुले में तब कर सकते थे कि बीजेपी जेडीयू एक मंच पे होती, लेकिन एलजेपी अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कर रही होती, हो सकता है। और अब हर रोज बीजेपी की बैठकें हो रही है, हो सकता है उसी दिन पटना में कुछ इंपॉर्टेंट बैठक जो है वो बीजेपी की चल रही होगी। इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत आज के इश्तेहार में है, पढ़ने की जरूरत पिछले दिनों से दिए जा रहे चिराग पासवान के बयानों में है, पढ़ने की जरूरत उनके बयानों में और तेजस्वी के बयानों में सामंजस्य की है। तो क्या वो उस तरफ बढ़ रहे हैं जो पास्ट रिकॉर्ड है रामविलास पासवान का, वो इस तरफ इशारा नहीं करता है कि वो कोई ऐसा मूव करते हैं कि सत्ता छोड़कर वो चैलेंजर के तौर पर आगे बढ़ते हैं किसी को चैलेंज करने के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बिना सत्ता में आए समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मूल मंत्र लिया है। तो वो सत्ता में रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि सत्ता में बने लोगों को चुनौती दीजिए, लेकिन सत्ता में रहकर दीजिए, सत्ता में बने रहने में ही उनको लगता है समाज का भला है। तो वो इस लाइन को टो करते रहे। मुझे लगता नहीं है कि वो इस पास तक जाएंगे कि वो सब कुछ छोड़कर, और सब कुछ मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो कोई ऐसी एक जिसको कहते हैं आप एक धुरी है जो उनको जोड़कर रखती है, कोई ऐसी कड़ी है जो उनको जोड़कर रखती है, और दोनों को साथ चलना अब एक दूसरे की मजबूरी लगती है ऐसे मौके पे। अब
इसके इतर कोई फैसला हो जाए, रामविलास पासवान ये फैसला करा दें, या बीजेपी उसमें अपनी अहमियत ढूंढते हुए अपने आप को आगे कर दे और वो जेडीयू को दरकिनार कर दे, ये बड़ी मुझे दूर की कौड़ी लगती है। तो धीरे धीरे ये पैन आउट करेगा, ये रिजॉल्व होता है या कॉम्प्लिकेट होता है, ये आने वाले दिनों। देखिए राजनीति जो है बिहार में अब हर रोज हो रही है, हर रोज उसमें कोई नए डेवलपमेंट होंगे और ऐसा लगेगा कि मेक और ब्रेक है, लेकिन एक दिन वो सकारात्मक दिखेगा, दूसरे दिन वो नकारात्मक दिखेगा, लेकिन ये अभी लंबा सिलसिला चलना है क्योंकि चुनाव तय हो गया है, अब ये बात सामने है। लेकिन एक उदाहरण हमारे पास है और वो उदाहरण तो हम सब जानते हैं, साल 2005 का, जब लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली की सरकार में भी थी और लालू यादव जो कि दिल्ली की सरकार में रामविलास पासवान के साथ थे, उनसे वो चुनाव लड़ रही थी बिहार में, और लड़ा ही नहीं बल्कि उनकी सरकार नहीं बनने दी। रामविलास पासवान को वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जो 2005 में गई, उस साल वो चुनाव लड़े और उस साल के बाद बिहार में दोबारा आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई है। और कुछ लोग जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, उनका ये कहना है कि एक सफाया लालू यादव का किया था, अब जो है नीतीश कुमार का एलजेपी करेगी, उसी प्रकार होगा। तो इसमें तो फिर वही अरेंजमेंट दिखाई पड़ने लग जाता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से तो हमें कोई बैर है नहीं, जिस तरह से कांग्रेस से बैर नहीं था, लेकिन साल वो 2005 था, साल ये 2020 है। क्या वही सोच रहे हैं रामविलास पासवान? मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में मैंने कहा कि क्या यूपीए रिपीट होने वाला है, क्या बीजेपी ये होने देगी? देखिए कांग्रेस अपेक्षाकृत, बीजेपी के अपेक्षाकृत एक कमजोर पार्टी थी, वो अपने दम पे सत्ता में भी नहीं थी, उनको सबको साथ लेकर चलने की जरूरत थी, वो फर्म लीडरशिप नहीं थी। यहां ये बीजेपी जो है वो एक मजबूत पार्टी है, वो अपने दम पर 303 है, 303 की संख्या उनकी खुद की है, वो बड़ी फर्म है कुछ मामलों में। क्या वो अपनी राजनीतिक नफा को देखते हुए ये करने देगी एलजेपी को? इसमें उसको राजनीतिक कोई फायदा दिखेगा क्या? पॉलिटिकल डिविडेंड अगर दिखता है तब तो बीजेपी ये कर सकती है, लेकिन अगर उसको पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं दिखता है तो अपने एक अलाई को जो एक राज्य में उसको सत्ता दिलाने में या सत्ता में आने में उसने मदद की है, आगे भी दोनों के साथ मिलकर वो सत्ता में रह सकते हैं, क्या उसकी बलि लेने के लिए बीजेपी तैयार होगी? मुझे लगता है कि बेसिक डिफरेंस जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में यही है, और ये आने वाले दिनों के लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं होगा कोलिशन पॉलिटिक्स के लिए। और बीजेपी सत्ता में आने के बाद भी सबको साथ लेकर अभी भी सरकार में है, वो कोलिशन पॉलिटिक्स को अहमियत देना चाहती है, उसको सदर्न स्टेट्स में अभी कोलिशन पार्टनर्स की जरूरत है। नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसा कोई भी कदम इस बात की तरफ इशारा करेगा, वो मनमुटाव पैदा करेगा। पंजाब में जो अकाली दल के लोग हैं उनमें बहुत बीजेपी और अकाली दल में बहुत अच्छे संबंध स्थानीय स्तर पे नहीं है, तो वहां भी एक अविश्वास का माहौल पैदा होगा। शिवसेना के साथ उनके संबंध खराब हो चुके हैं, वो जेडीयू के साथ भी अपने संबंध खराब कर ले, तो इसका असर सदर्न स्टेट्स में होगा। इस बात को तो समझना ही पड़ेगा कि आखिर देश में सिर्फ बिहार राज्य है जहां वो नंबर 2 पर, हिंदी हार्टलैंड में कोई भी ऐसा और राज्य नहीं है। नंबर 2 की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार बहुत अहम है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाई है और जीत रजिस्टर कर पाई है। अब ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी ने जो ऐलान जंग किया है, इसके मायने क्या हैं? सुकेश कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है बिहार एनडीए में, और देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, और उसके बाद अगर वो कोई ऐसा फैसला लेती है जो कि उसका शक इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी सेकंड फिडल प्ले करने में विश्वास नहीं रखती है, वो लीड करने में विश्वास रखती है। जाहिर है। और क्या कुछ ऐसा करने वाली है? तो क्या बिहार में इस बार वो सेकंड फिडल जैसा सुकेश कह रहे हैं नहीं रहने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या 2015 आएगा या फिर तेजस्वी और नीतीश साथ नहीं आएंगे? ये तमाम संभावनाएं हैं जिस पर लगातार हमें अब बात करनी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के इस इश्तेहार ने चर्चा को और गर्म कर दिया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका लगातार हमें सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से खबरें आप तक पहुंचाने में हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अपना सहयोग हमें बनाए रखिए, साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।